हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एएस 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 किस चीज का, गवर्नमेंट ग्रांट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग एएस है, इसलिए इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करने वाले हैं, गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में जानने वाले हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती है, गवर्नमेंट ग्रांट्स की अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, ग्रांट्स मिलने से लेकर रिसीव से लेकर रिफंड तक की जितनी भी प्रोविजंस हैं उसकी हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है। ग्रांट जब मिलती है तो हमें ग्रांट की रिकॉग्नाइज उसको बुक्स में किस तरीके से करना है। जब कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है किसी रीजन की वजह से, हमें ग्रांट जो सरकार की तरफ से असिस्टेंस मिलती है, ग्रांट मिलती है, उसको हमें कई बार क्या होता है, वापस करना पड़ता है, रिफंड करना पड़ता है। तो रिफंड उस रिफंड की अकाउंटिंग कैसे करनी है, कौन सी सिचुएशन में रिफंड, किस वजह से, किन कारणों से रिफंड की जरूरत पड़ती है, और उस रिफंड की अकाउंटिंग कैसे करनी है। ये एएस कौन सी ग्रांट्स के बारे में हम लोग इस एएस में बात कर रहे हैं, कौन सी ग्रांट्स के बारे में बात नहीं कर रहे, किसके ऊपर ये एएस एप्लीकेबल नहीं होता, ये सब चीजें हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए ना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है जी, अब देखिए सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कि एएस जो 12 है ये डील किसके साथ करता है। कहते जो एएस 12 है ये डील्स करता है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। अकाउंटिंग के साथ डील करता है कौन सी, गवर्नमेंट ग्रांट्स की, सच एज सब्सिडीज। सब्सिडीज आपने बहुत बार सुन रखा होगा, जैसे कि हम इंडिविजुअल्स को गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी मिलती है। ठीक है ना, गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी मिलती है। वो सब्सिडी पहले क्या होता था, पहले यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे पहले आपको सिर्फ डायरेक्ट अमाउंट पे करनी पड़ती थी आफ्टर डिडक्शन ऑफ सब्सिडी। ठीक है जी, अब अब क्या होता है एनडीए गवर्नमेंट में, ठीक है, एनडीए 1 में और एनडीए 2 में, पहले हमारे को, जैसे मैंने आपको बताया यूपीए के टाइम पे क्या होता था, गवर्नमेंट सब्सिडी कट करके ही सब्सिडी देती थी गैस सिलेंडर कंपनीज को। ठीक है, और नेट प्राइस हमें पे करना पड़ता था। अब क्या होता है, ग्रॉस अमाउंट हमें पे करनी पड़ती है और जो सब्सिडी है हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है। ठीक है ना, सब्सिडी आपको पता लग गया होगा। ठीक है ना, सब्सिडी क्या है, एक काइंड ऑफ कंसेशन है, जो क्या है, लोगों की चीज कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज का पार्ट होती हैं, उसके लिए सरकार अपनी तरफ से मदद देती है। ठीक है ना, उसके बाद कैश इंसेंटिव्स, सरकार ने कोई कैश इंसेंटिव्स दिए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस एंटिटीज को, सब्सिडी दी है किसी चीज के ऊपर, किसी एसेट्स के ऊपर, ड्यूटी ड्रॉबैक है, और बहुत सारी टाइप की मदद है। ठीक है जी, मान लीजिए कोई कोई एरिया ऐसा है, वहां पर क्या है, सरकार ने अनाउंस कर दिया कि यहाँ पर आप लोग मशीनरी लगाइए, जितनी भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे प्लांट एंड मशीनरी में या फिर कुछ स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स हैं, वहां पर आप टेक्नोलॉजी में जाओगे तो उस एरिया में आप लोग हम गवर्नमेंट आपको क्या है, मदद करेगी, पैसे देगी, जितना भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसका 40%, उसका 20%, उसका 50%। ठीक है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट ग्रांट। ये सरकार की तरफ से मदद है। ठीक है जी, सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है। अब मदद सब्जेक्ट टू द कंडीशंस हो सकती है, विदाउट कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है ना, पहली बात तो विद कंडीशंस ही होती है, सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन, वो शर्तें पूरी होंगी तो जाके फिर आपको आपको पता है ग्रांट मिलती है। ठीक है जी, पहले हम बात करें सिंपल कि गवर्नमेंट ग्रांट जो एएस 12 है डील किसके साथ करता है, गवर्नमेंट ग्रांट के साथ डील करता है, जैसे कि सब्सिडीज है, कैश इंसेंटिव है, और अलग अलग तरीके के जो बेनिफिट दिए जाते हैं, एसेट्स दी जाती हैं। ठीक है जी, एसेट दी जाती हैं जो हमारी नॉन करंट एसेट है, मतलब फिक्स एसेट्स वगैरह है। ठीक है, तो डेप्रिशिएबल या नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, डायरेक्ट एसेट दी जाती है या एसेट के लिए पैसे दिए जाते हैं, ये सब गवर्नमेंट ग्रांट्स का नाम लेती हैं। ठीक है जी, दैट एंड स्पेसिफाइड दैट गवर्नमेंट ग्रांट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल, और ये एएस ये भी इसके साथ भी डील करता है कि भाई
जो गवर्नमेंट ग्रांट है तब तक रिकॉग्नाइज नहीं होगी किताबों में जब तक देयर इज रीजनेबल अश्योरेंस दैट द एंटरप्राइज विल कंप्लाई विद द कंडीशंस अटैच्ड टू देम। जो बिजनेस एंटरप्राइज है, जैसे मैंने आपको बोला कि जो ग्रांट्स होती है सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, ठीक है ना। ये आप टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करोगे तो आपको क्या है, सरकार की तरफ से ग्रांट मिल जाएगी, ग्रांट आपको रिसीव्ड हो जाएगी, ठीक है जी। एंड द ग्रांट विल बी रिसीव्ड। अब आपने देखा होगा मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बताया होता है, अनाउंस किया होता है कि हाँ जिन जिन बच्चों के ऑल इंडिया रैंक आएंगे उनको हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट नेक्स्ट स्टेज के लेवल जो लेक्चर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है जी। सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो बच्चा हमारे पास पूरा पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट होती है कि वो कहते हैं कि हाँ आप कहीं पर भी पढ़ के आए हो, जो ऑल इंडिया रैंक होल्डर है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी प्रॉपर नहीं, फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं है, तो हमारी तरफ से असिस्टेंस दी जाएगी, मदद दी जाएगी कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर अपने प्रोवाइड करेंगे। हमारी इंस्टीट्यूट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर प्रोवाइड करेगी, ठीक है जी। मतलब क्या है, वो सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन है कि बच्चे का ऑल इंडिया रैंक आया हो, ठीक है, उसकी क्या है फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, वो घर वाले उसके पे नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस तरीके की कंडीशन जो है नॉर्मली होती है, ठीक है। मतलब क्या है, AS12 डील किसके साथ करता है, गवर्नमेंट ग्रांट के साथ। नंबर एक, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है, सब्सिडीज है, कैश इंसेंटिव्स है और बेनिफिट जो है सरकार द्वारा किसको दिए जाते हैं, बिजनेस एंटरप्राइज को, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात, ये AS डील करता है कि ग्रांट जो है, जो गवर्नमेंट ग्रांट जो है कब तक रिकॉग्नाइज नहीं होगी, तब तक कहते रिकॉग्नाइज नहीं होगी जब तक रिसीव नहीं हो जाती, ठीक है जी। अनटिल दिस इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट, तब तक या तो फिर रिसीव नहीं हो जाती या फिर रीजनेबल एश्योरेंस दैट एंटरप्राइज विल कंप्लाई द कंडीशंस अटैच्ड टू देम। जो कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, शर्तें लागू जो हैं, शर्तें लागू जो है किसके साथ, गवर्नमेंट ग्रांट के साथ, वो शर्तें वो शर्तें बिजनेस एंटरप्राइज पूरी नहीं कर लेती। बिजनेस एंटरप्राइज को अश्योरेंस है कि हाँ हम ये कंडीशन पूरी कर लेंगे, तो फिर रीजनेबल अश्योरेंस है कि हम ये कंडीशन पूरी कर लेंगे, तो फिर वो क्या है, रिकॉग्नाइज कर देंगे। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, मान लीजिए क्या हुआ, बिजनेस एंटरप्राइज को गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपए की ग्रांट अलॉट हुई, ठीक है। ग्रांट के साथ शर्तें दी कि ये जो एसेट है, जिस एसेट के लिए ग्रांट आपको मिल रही है, जिस एसेट के लिए आपको ग्रांट मिल रही है, ये एसेट इस तरीके से यूज करनी है आपने, ठीक है जी। इस तरीके से आपको एसेट यूज करनी है, ठीक है। और ये जो 5 लाख रुपए की ग्रांट है, मान लीजिए 20 लाख की एसेट थी, 5 लाख की आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई। अब ये एसेट 5 साल, मान लीजिए एसेट की लाइफ 5 साल है, ठीक है, एसेट की लाइफ 5 साल है। अब आपने क्या किया, रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, इसलिए जो एसेट है उसकी लाइफ में, ठीक है। अब कंडीशन ही यही थी कि भाई जितनी उसकी लाइफ है उसके प्रोपोर्शनेटली आपको इनकम जो है रिकॉग्नाइज करनी है, गवर्नमेंट ग्रांट को एज ए इनकम रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने 4 साल में, मान लीजिए अपने 4 साल में क्या किया, इनकम शो कर दी, जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी प्रोपोर्शनेटली इनकम शो कर दी। या फिर आप मान लीजिए जो भी तरीका था, मेथड आगे जाके हम समझेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज कर दी, क्योंकि क्यों शो कर दी, आपने रिकॉग्नाइज क्यों कर दी, क्योंकि आपको रीजनेबल अश्योरेंस था, रीजनेबल अश्योरेंस था कि भैया हम ये कंडीशन पूरी कर लेंगे, फुलफिल कर लेंगे। तभी आपने क्या किया, जो सरकार की तरफ से गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी 5 लाख रुपए, उस 5 लाख रुपए को इनकम शो कर दिया, ठीक है जी, एज एन इनकम रिकॉग्नाइज कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि आपको रीजनेबल अश्योरेंस थी कि भैया जो इस गवर्नमेंट ग्रांट के साथ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग पूरी कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर रीजनेबल आपको अश्योरेंस है फिर तो आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है जी। जरूरी नहीं है कि पैसा मिलने पर ही आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करने के बाद आपको, अब मान लीजिए एसेट की लाइफ भी 5 साल है, ठीक है, और जो टर्म्स एंड कंडीशन जुड़ी हुई है इस एसेट के साथ वो भी 5 साल है। आप ऐसा तो नहीं करोगे ना, एसेट की लाइफ पूरी होने के बाद आप उसको एज एन इनकम रिकॉग्नाइज करोगे,
ठीक है ना। अब मान लीजिए 4 साल आपने पूरी कर ली शर्तें, 4 साल पूरी कर ली शर्तें, सही चलती रही, 5वें साल में जाके टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए किसी रीजन की वजह से, ठीक है, तो फिर रिफंड देना पड़ेगा। अब आप ये थोड़ी ना कहोगे कि आपने अकाउंटिंग गलत की जब आपको पता था, या जब आपको पता ही नहीं है, श्योर नहीं है, एश्योरेंस ही नहीं है, गारंटी नहीं है कि आप शर्तें पूरी कर लोगे, तो फिर आपने रिकॉग्नाइज क्यों करी? ये तो नॉन कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 हो गया। ऐसा नहीं है ना कि हमें वही था कि पहले साल भी हमने कंडीशन पूरी कर ली, दूसरे भी साल भी पूरी कर ली, तीसरे साल भी पूरी कर ली, चौथे साल भी पूरी कर ली, 5वें साल में हम नहीं कर पाए, मजबूत कोई रीजन होगा, जानबूझ के थोड़ी ना। 5 लाख रुपए हमें मिल रहे थे सरकार की तरफ से, फ्री में ग्रांट मिल रही थी, ठीक है, तो खत्म हो जानी थी, हमारी इनकम पूरी हो जानी थी, ठीक है, फिर भी हम लोगों ने, अब सरकार को पैसे तो वापस देने ही पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन है ये, ठीक है ना। तो अब वो साथ में पैसे लेने के साथ साथ ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि आपने AS 12 की नॉन कंप्लायंस करी, क्यों? क्योंकि भाई आपको अपनी कंडीशन नहीं पूरी करी, तो फिर इनकम रिकॉग्नाइज क्यों कर दी ये 5 लाख में से 4 लाख मान लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको रिजनेबल एश्योरेंस है, रिजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है कि हाँ आपको उम्मीद है कि हाँ ये कंडीशन पूरी हो जाएंगी, दैट्स इट, कोई बात नहीं है, ठीक है, आप रिकॉग्नाइज कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे कोई पेनल्टी वेनल्टी वाला चक्कर नहीं है, जैसे लॉ में होता था कंपनीज एक्ट में, ठीक है, होता है कि आपको पेनल्टियां पे पेनल्टियां ठुकती रहती हैं, ठीक है ना, ये नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी, ये नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी, ये किया तो पेनल्टी लगेगी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको रिजनेबल एश्योरेंस है तो हाँ ठीक है, ओके, दैट्स इट, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है जी, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये रिजनेबल एश्योरेंस वाली बात अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, द स्टैंडर्ड ऑल्सो डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स। कहता है ये जो स्टैंडर्ड है डिस्क्राइब करता है ट्रीटमेंट ऑफ नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट। नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके साथ डील करता है। प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट्स रिलेटिंग टू द स्पेसिफिक फिक्स एसेट, जो ग्रांट आपको मिली है रिलेटिंग टू द स्पेसिफिक फिक्स एसेट, किसी प्लांट के लिए, किसी मशीनरी के लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि किसी इक्विपमेंट्स के लिए, टेक्नोलॉजी रिलेटेड आइटम्स के लिए आपको मिली है ग्रांट, तो उसका ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, उसको अकाउंट्स में, बुक्स में रिकॉग्नाइज किस तरीके से करना है, उसके बारे में इसी एएस में ही बातें की जाती हैं, डिस्कस किया करेंगे हम लोग, डील्स करते हैं इसमें, ठीक है। और जो रेवेन्यू ग्रांट है, रेवेन्यू ग्रांट क्या होती है ये आगे जाके बात करते हैं। एंड दोज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन क्या होता है ये भी आगे चल के बात करते हैं, मतलब रेवेन्यू ग्रांट, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, कैपिटल एसेट ग्रांट, ये सब कुछ इसी एएस में ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और रिफंड, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर रिफंड की सिचुएशन आन पड़ी, आवश्यकता आन पड़ी, नीड बन पड़ी इस चीज की रिफंड देने की सरकार को, जो ग्रांट पहले मिली थी, मजबूरन मजबूरन आपको वो ग्रांट रिफंड करनी पड़ी, तो उस रिफंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये भी हम लोग बात करेंगे इसी एएस में, ठीक है जी। अभी तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि हमारा जो AS 12 है ये किस चीज के साथ डील करता है, किस किस में ये अकाउंटिंग होती है, किस किस चीज की हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब चलते हैं हमारे वन बाय वन चीजों के ऊपर। सबसे पहले ये तो बात करिए कि AS 12 जो है डील किसके साथ करता है, अब बात करते हैं AS 12 है वो किस चीज के साथ डील नहीं करता, ठीक है जी। सबसे पहले द स्पेशल प्रॉब्लम अराइजिंग इन अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, कहते हैं जो स्पेशल प्रॉब्लम अराइज होती है अकाउंटिंग में गवर्नमेंट ग्रांट्स की, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइजेस और इन सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऑफ ए सिमिलर नेचर। कहते हैं जो स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम अराइज होती है गवर्नमेंट ग्रांट के केस में, सरकार से जो ग्रांट मिली उसकी जो स्पेशल, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, स्पेसिफिक, स्पेशल आप कह सकते हो, स्पेसिफिक प्रॉब्लम अराइज होती है जो रिफ्लेक्ट करने के लिए होती हैं, रिफ्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन चेंजिंग द प्राइजेस, प्राइस चेंजेस में, एसेट की प्राइस चेंजेस में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो, या फिर सप्लीमेंट्री कोई इंफॉर्मेशन है उस टाइप की, उसके साथ हम लोग AS 12 में डील नहीं करते,
ठीक है जी। AS 12 में तो स्पेशल प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं होती उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। कोई स्पेशल सिचुएशन अराइज हो जाती है, इन शॉर्ट कह सकते हो आप, कोई स्पेशल सिचुएशन अराइज हो जाती है, उसके साथ AS 12 डील नहीं करता। ठीक है जी। तो भाई प्राइजेस चेंज होने की वजह से प्राइजेस चेंज हो गए, ठीक है ना, प्राइजेस चेंज हो गए एबनॉर्मल। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट के बनाने के लिए, एक्सपोर्ट इंसेंटिव है कोई, मान लीजिए, ठीक है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव है, उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो जब ग्रांट तय की थी उस समय 20 रुपए था। सरकार ने बोला कि भाई आपकी कॉस्ट कितनी आती है, सेलिंग प्राइस 20 रुपए था, आपकी कॉस्ट आती है 16 रुपए। ठीक है, सरकार ने बोला कि 6 रुपए हम देंगे आपको, ठीक है, 6 रुपए पर यूनिट, 6 रुपए पर यूनिट हम देंगे, 10 रुपए आप बियर करो। ठीक है, आप अच्छे प्रॉफिट पे कमाओ, हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो। ठीक है, अब कुछ समय बाद कॉस्ट बिल्कुल वेरी करगी, चेंज होगी, बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए प्राइसेस में। ठीक है, तो उसमें अब अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसमें अकाउंटिंग कैसे करनी है, तो ये AS 12 इसके साथ डील नहीं करता। ठीक है ना। अब उस सिचुएशन में ये जो चेंजेस आई है हमारे, ठीक है, कि जो गुड्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, बहुत ज्यादा घट गए, ठीक है, ये जो स्पेशल प्रॉब्लम अराइज हुई है, इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है, इस प्रॉब्लम को डील कैसे करना है, ये AS 12 नहीं डील करता। ठीक है जी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है गवर्नमेंट असिस्टेंस अदर देन इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। जो हम लोगों ने पढ़ा कि सरकार की तरफ से बेनिफिट एसेट दिए जाते हैं, सरकार की तरफ से रेवेन्यू ग्रांट, कैपिटल ग्रांट, मतलब कैपिटल ग्रांट मतलब कैपिटल एसेट के लिए पैसे दिए जाते हैं, या डायरेक्ट कैपिटल एसेट ही दे दी जाती है। ठीक है ना, पूरी कैपिटल एसेट ही दी जाती है सरकार की तरफ से। उस चीजों के बारे में तो हम लोग डिस्कस करते हैं, इनके अलावा कुछ और ग्रांट है, सरकार की तरफ से मदद है, ठीक है, वो यहाँ पर हम लोग डील नहीं करते। ठीक है जी, अदर देन गवर्नमेंट ग्रांट के साथ AS 12 डील नहीं करता। ठीक है जी, जो भी सरकार की तरफ से मदद होती है इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, उसके साथ डील नहीं करता। नंबर 3 और लास्ट है गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन द ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज। अब गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन है, मान लीजिए जैसे कि अपना 10%, 5% गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में, पब्लिक कंपनी में शेयर एक्वायर कर लिया, ऑनरशिप एक्वायर कर ली। ठीक है, तो वो ऑनरशिप एक्वायर, जो एक्विजिशन है, ऑनरशिप में इंटरेस्ट है, उसके साथ हम लोग मतलब AS 12 डील नहीं करते। ठीक है जी, कुल मिला के ये तीन चीजों के साथ AS 12 डील नहीं करता। अब ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको थ्योरी टाइप में आ जाता है, 3 नंबर का, 2 नंबर में, 4 नंबर में, कि AS 12 डील किसके साथ नहीं करता, या फिर आपको पूछ लिया जाता है कि AS 12 जो है डील किसके साथ करता है, तो आप कहोगे यार ये तो सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, आपको पहले गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में हल्का सा बता देना, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है। AS 12 इसके साथ, इंसेंटिव के साथ, गवर्नमेंट असिस्टेंस के साथ, ठीक है, डील करता है। और AS 12 डज नॉट डील विद दिस। ठीक है ना, जब पूछा है डील किसके साथ करता है, तब भी ये बताना है कि AS 12 डील किसके साथ नहीं करता, ये भी तब भी यही बताना है। ठीक है जी, आपको बताना है कि AS 12 डील्स विद द गवर्नमेंट ग्रांट्स which includes cash incentive, export incentive, ठीक है, गवर्नमेंट असिस्टेंस अदर देन दिस। ठीक है जी, अदर देन दिस, इसके अलावा गवर्नमेंट ग्रांट AS 12 जो है सभी के साथ डील करता है। अब कौन से हैं ये, किसी के साथ डील नहीं करता, इन तीन के साथ। ठीक है जी, अदर देन गवर्नमेंट असिस्टेंस, अदर देन गवर्नमेंट ग्रांट। नंबर 2, जो गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन है ऑनरशिप में। नंबर 3, जो स्पेशल प्रॉब्लम अराइज होती हैं, इसमें गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है जी, कोई फाइनेंशियल के रिगार्डिंग, प्राइस चेंजेस के रिगार्डिंग, ठीक है ना, प्राइस चेंजेस हुई जिसकी वजह से हमें अकाउंटिंग में प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम अराइज हो गई, तो उस केस में AS 12 डील नहीं करता। ठीक है जी, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट है बच्चों गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब गवर्नमेंट ग्रांट्स कंप्लीट जानते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स है क्या। ठीक है जी, गवर्नमेंट ग्रांट्स आर द असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट इन कैश और इन काइंड। ये क्या है, मदद। असिस्टेंस क्या होती है, मदद। सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है, या तो फिर कैश में, जैसे मैंने आपको बोला कि आपने 20 लाख रुपए की एसेट खरीदी,
20 लाख रुपए की एसेट के अगेंस्ट आपको सरकार ने 5 लाख रुपए नगद दे दी। दैट इज कॉल्ड कैश असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट। ठीक। दूसरा इन काइंड भी हो सकता है। इन काइंड में भी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि इन काइंड में क्या हुआ, सरकार ने आपको एसेट की एसेट एज इट इज दे दी, यूज करने के लिए बोला कि ये आप एसेट यूज इस्तेमाल करिए, ठीक है, अपने बिजनेस में। अब जैसे कि कोई गवर्नमेंट के प्रमोशंस, गवर्नमेंट के जो प्लान्स होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए कुछ एंटरप्राइज बनाई गई, उन एंटरप्राइजेस को सरकार की तरफ से एसेट्स दी जाती हैं कि भैया आप मान लीजिए उनके पास जिस एंटरप्राइज को, ठीक है, जैसे आपको बहुत सारे स्टार्टअप, अपना मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इस तरीके से जो एनडीए की गवर्नमेंट ने इस तरीके के जो स्टार्टअप्स हैं वो इस तरीके के कॉन्सेप्ट जो है वो गवर्नमेंट ने कोशिश करी पूरे इंडिया में चलाने की। ठीक है। अब इन कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट करने के लिए सरकार ने बहुत बार क्या किया, एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करी। जो बिजनेस एंटरप्राइज जैसे स्किल इंडिया था, स्किल इंडिया के जो कॉन्सेप्ट एंटरप्राइजेस खुलते थे, ठीक है, उन एंटरप्राइजेस को सरकार की तरफ से एसेट्स, कैश तो दिया जाता था जो रेगुलर बिजनेस चलाने के लिए उनको, ठीक है, लोगों को स्किल किया जाए, इंडिया के लोगों को स्किल किया जाए, ठीक है, जिनमें स्किल की कमी है कुछ स्पेसिफिक एरियाज में, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया में उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोले। उन इंस्टीट्यूट्स को सरकार पैसे दिए, नंबर एक कैश इंसेंटिव्स दिए, ठीक है, कैश असिस्टेंस दी, प्लस इन काइंड में भी उन्होंने कुछ एसेट्स दी। भाई ये एसेट्स के थ्रू कंप्यूटर्स लीजिए आप, ठीक है, मान लीजिए कोई अपना रिमोट एरिया में है तो रिमोट एरिया में उन्होंने बोला कि लो लीजिए आप कंप्यूटर लीजिए हमारे से हम देंगी, हमारी संस्थाएं ये वाली संस्थाएं हैं ये आपको एसेट देंगी, ठीक है, आपको लोगों को जो रूरल एरियाज हैं, ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज हैं, रिमोट लोकेशंस में है, ठीक है, वहां पर आप लोग क्या है करिए, एसेट लेके लोगों को स्किल करिए, ठीक है जी। तो मतलब क्या है, गवर्नमेंट जो ग्रांट्स है इन जो वो क्या है असिस्टेंस है, मदद है सरकार की तरफ से, नगद भी हो सकती है, एसेट्स में एसेट की फॉर्म में भी हो सकती हैं। इसके लिए फॉर द पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद द सर्टेन कंडीशन, या फिर उन्होंने कहा कि पहले आप शर्तें पूरी कीजिए। मान लीजिए जैसे कि आप सिंपल से एग्जांपल बताता हूं, अब क्या होता है सरकार की तरफ से कई बार जैसे लोन होते हैं आपको पता होगा, ठीक है, जो जिनका पहला घर होता है, ठीक है, तो उस योजना के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप लोन लेते हो हाउस मकान के लिए, फर्स्ट फर्स्ट होम के लिए, तो गवर्नमेंट की तरफ से 2.5 लाख रुपए का लोन जो है ग्रांट, उसमें से 2.5 लाख रुपए का जो पोर्शन है 2,50,000 का, तो सरकार की तरफ से माफ हो जाता है। ठीक है। अब वो सीधा ही 2.5 लाख रुपए 2,50,000 आपके अकाउंट में नहीं आता, वो क्या होता है आपके ग्रांट उसके लोन के, मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख में से 2,50,000 रुपीज कट हो जाता है। ठीक है। तो वो 2.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से क्या थी, कैश असिस्टेंस थी आपको, कैश असिस्टेंस थी। ये आपका 10 लाख का लोन था आउटस्टैंडिंग, में से माइनस सीधे 2,50,000 हो गया, तो सरकार की तरफ से असिस्टेंस दी गई। ठीक है। अब उसकी जो शर्तें थी वो अपने पहले ही पूरी करी हुई हैं, ठीक है ना, जो भी शर्तें थी, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती कि आपका इतने से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, जनधन योजना में अकाउंट, बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा आपकी इस जो आप मकान खरीदा है आपने उसके अलावा कोई और मकान आपके पास आपके नाम पे नहीं होना चाहिए, आपकी फैमिली के नाम पे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए मैं हूँ, मेरी वाइफ के नाम पे है या मेरे नाम पे या मेरी गुड़िया के नाम पे है, पर मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है ऑलरेडी, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज है ऑलरेडी, तो मेरी वाइफ के नाम पे भी नहीं लिया जा सकता, ठीक है ना। मतलब इस तरीके की कंडीशंस होती हैं, वो क्या है वो पास्ट में ही पूरी कर ली। अब देखिए जिन लोगों ने, जिनका पहला होम था, जिनको भी मतलब मान लीजिए लेट कीजिए आपको, जिन जिन लोगों को, इंडिविजुअल्स को ये ग्रांट मिली है, असिस्टेंस मिली है, कैश असिस्टेंस मिला है सरकार की तरफ से, वो क्या है वो पास्ट में ही कंडीशन पूरी कर चुके हैं, वो पास्ट में ही कंडीशन पूरी कर चुके हैं। उससे एग्जांपल आसान बता देता हूँ कि यार जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आपका ऑल इंडिया रैंक आया, ठीक है, मान लीजिए फाउंडेशन में, ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्टूडेंट में मान लीजिए केसीसी ट्यूटोरियल ने क्या किया,
एक अनाउंसमेंट करी कि जिन जिन बच्चों के ऑल इंडिया रैंक है, AIR है, ठीक है, कोई भी नंबर है, एनी नंबर है, ठीक है, तो उनको क्या है हमारी तरफ से 100% डिस्काउंट दिया जाएगा उन बच्चों को, ठीक है, इंटरमीडिएट की फुल कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। अब ये इसकी कंडीशन तो आपने पहले ही पूरी कर दी है, क्योंकि जिन बच्चों ने फाउंडेशन में रैंक लिया है वही बच्चे ही फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या थी कंडीशन पास्ट में ही पूरी होगी हुई है। ये हो गया पास्ट कंडीशन का एग्जाम्पल, ठीक है जी। अब देखिए कई बार फ्यूचर कंप्लायंस भी होता है, फ्यूचर कंप्लायंस की भी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। भाई आपको एसेट मिली, सरकार की तरफ से एसेट मिली, ठीक है, अब एसेट जो पूरी लाइफ मान लीजिए 5 साल है, उन्होंने बोला कि 5 साल आपको ये एसेट यूज करनी है, इन शर्तों के तहत यूज करनी है। अब ये क्या हो गई, एसेट ग्रांट की गई है सब्जेक्ट टू द फ्यूचर कंप्लायंसेस, ठीक है ना, फ्यूचर कंडीशंस, फ्यूचर में शर्तें आपको पूरी करनी है, आज आपको एसेट ये मिल रही है, ठीक है जी। They exclude those form of government assistance which cannot be reasonably have a value placed upon them। कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स में एक्सक्लूड होती हैं वो गवर्नमेंट मदद, वो गवर्नमेंट की सहायताएं which cannot reasonably have a value placed upon them and transactions with government which cannot be distinguished from the normal trading transaction of the enterprise। ये नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं होनी चाहिए, सरकार के साथ आपने कोई नॉर्मल ट्रेडिंग करी है, ठीक है ना, मान लीजिए आपने पेट्रोल परचेज किया, तो नॉर्मल ट्रेडिंग गवर्नमेंट पेट्रोल पंप के साथ, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ आपने कोई ट्रांजेक्शन्स करी है, वो नहीं आती, ठीक है ना, उसके साथ वो एक्सक्लूड है गवर्नमेंट असिस्टेंस से, ठीक है। उसके अलावा कोई और असिस्टेंस है विच कैन नॉट बी रीजनेबली हैव ए वैल्यू प्लेस्ड अपॉन देम, मतलब उनकी कीमतों की आप वैल्यूएशन नहीं कर सकते, तो फिर वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, ठीक है जी, वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, इसकी आप वैल्यूएशन नहीं कर सकते, वैल्यू नहीं कर सकते, ठीक है जी। ये था गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है, इन कैश में, इन काइंड में, ठीक है, हो सकता है कंडीशन फ्यूचर में हो सकता है पास्ट में कंडीशन आपने पूरी कर ली हो, ठीक। अब देखिए गवर्नमेंट ग्रांट दो तरीके की होती हैं, एक मॉनेटरी, एक नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है, पैसे दिए जा रहे हैं, नॉन मॉनेटरी क्या है, आपको डायरेक्ट एसेट दी जा रही है, ठीक है जी। अब बात करते हैं बच्चों, अब इनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। अब जो गवर्नमेंट ग्रांट है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, इनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। अब देखिए एक तो कैपिटल अप्रोच होता है तरीका, एक होता है आपका इनकम अप्रोच, ठीक है जी। अकाउंटिंग करने का तरीका जो होता है एक तो कैपिटल अप्रोच से होता है, एक इनकम अप्रोच से होता है, ठीक है जी। बताता हूँ कि कैसे कैपिटल अप्रोच में क्या होता है, इनकम अप्रोच में क्या होता है। कैपिटल अप्रोच में जो गवर्नमेंट ग्रांट होती है उसको ट्रीट किया जाता है एज ए पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। जब हम कैपिटल अप्रोच में लेकर चलते हैं तो गवर्नमेंट ग्रांट को किस चीज का, शेयर होल्डर फंड का हिस्सा माना जाता है, ठीक है जी, जब कैपिटल अप्रोच फॉलो करते हैं हम। और जब हम इनकम अप्रोच फॉलो करते हैं तो गवर्नमेंट ग्रांट इज टेकन टू इनकम ओवर वन और मोर पीरियड, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको स्पेसिफिक फिक्स एसेट के लिए 5 लाख रुपए मिले, ठीक है, और हमने उस एसेट की जो ग्रांट मिली है उसको हमने मान लीजिए इक्वली प्रोपोर्शन कर दिया 5 साल में, इक्वली प्रोपोर्शनेट कर दिया 5 साल में, ठीक है जी। तो वो क्या माना, इनकम अप्रोच, वो क्या थी, इनकम अप्रोच थी। हम लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट ग्रांट को प्रोपोर्शनेटली एसेट्स की लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है जी, एसेट की लाइफ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, उसको एज ए इनकम मान लिया, ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या है, उसको हम क्या है सीधा ही शेयर होल्डर फंड का पार्ट बना दें, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अप्रोच, ठीक है जी। ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे, सम करेंगे, ठीक है जी। कोई पहले वन बाय वन एक कॉन्सेप्ट बिल्टअप करिए आप, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट जब आपका बिल्डअप हो गया फिर मैं आपको ओवरऑल रिवाइज करवाऊंगा,
फिर हम प्रैक्टिकल वे पर चलेंगे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट वे में चलेंगे, ठीक है जी। पहले एक एक प्रोविजन के ऊपर हम अच्छे से एग्जाम्पल वाइज डिस्कशन करेंगे, फिर हम जब एक बार पूरा दिमाग हमारा तैयार हो जाएगा सम करने के लिए, सम बड़े सिंपल सिंपल है बच्चों, समझ लीजिए एक एक लाइन में जो जो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं बस उसमें अमाउंटें ही फिट करनी है, ऐसे हमारा एएस खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज कैसे करनी है? ए गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट रिकॉग्नाइज until there is a reasonable assurance that number one, enterprise will comply with the condition attached to it। ठीक है जी, हम पहले भी बात कर चुके हैं भाई, एएस 12 के अकॉर्डिंग, एएस 12 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज तभी होगी, गवर्नमेंट ग्रांट एज एन इनकम रिकॉग्नाइज तभी होगी जब बिजनेस एंटरप्राइज को रीजनेबल एश्योरेंस है कि भाई इसके साथ जुड़ी हुई जो टर्म्स एंड कंडीशंस है हम लोग पूरी कर लेंगे। हमें रीजनेबल एश्योरेंस है, हमें पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है, हम जो इसके साथ जुड़ी हुई शर्तें हैं वो शर्तें पूरी कर लेंगे, तो फिर हम क्या है उसको एज एन इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अपनी किताबों में अकाउंटिंग कर सकते हैं। नंबर 2, प्लस एंड द ग्रांट विल बी रिसीव्ड, और हमें लगता है ग्रांट रिसीव्ड हो जाएगी, तो फिर हम क्या है उसको क्या है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज एन इनकम इन द बुक्स ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है जी। तो रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? नंबर 1, बिजनेस एंटरप्राइज को रीजनेबल एश्योरेंस है कि सरकार रीजनेबल एश्योरेंस है जो इस गवर्नमेंट ग्रांट के साथ रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग पूरी कर लेंगे, ठीक है, प्लस ग्रांट रिसीव हो जाएगी, तो फिर हम क्या है इसकी अकाउंटिंग मतलब रिकॉग्निशन कर सकते हैं गवर्नमेंट ग्रांट की। अब देखिए साफ सी बात है, अब ज्यादा इफ बट इधर उधर नहीं करना आप लोग, जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना तो आंसर एएस में बड़ा स्पेसिफिक होता है। एएस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो आंसर होता है बहुत स्पेसिफिक होता है, उन्होंने ये प्रॉब्लम बताई है, अब हूँ हाँ ये वो कुछ नहीं, सीधा आंसर होना चाहिए, आपको बताना पड़ेगा। हाँ जी, एएस 12 में ये पेपर की बात कर रहा हूँ, एएस 12 में ये लिखा हुआ है, प्रोविजन ये है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखिए इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये काइंड ऑफ केस स्टडी है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये ट्रीटमेंट करना चाहिए था। मान लीजिए उन्होंने बोल दिया कि इस बिजनेस एंटिटी ने ये ट्रीटमेंट करा है, और बताइए ये ट्रीटमेंट गलत है कि सही है कंपनी का, तो पहले आपको क्या करना है, पहले बतानी है प्रोविजन, भैया एएस 12 में ये लिखा हुआ है, एएस 12 में ये लिखा हुआ है, पर कंपनी ने ये किया है, कंक्लूजन, भाई कंक्लूजन ये निकलता है कि जो कंपनी है उसने एएस 12 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया, क्योंकि ये करना चाहिए था जो हमने ऑलरेडी मेंशन किया है, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। ये नहीं कि कहानियां नहीं डालनी हम लोगों ने कि वही चीज जो क्वेश्चन में लिखी है वही रिपीट कर दें, यहाँ पे बड़ा ही अच्छे तरीके से स्पेसिफिक आंसर देना होगा, ठीक है जी। रिकॉग्निशन दो कंडीशन पे है, पहला ग्रांट रिसीव हो जाएगी, दूसरा क्या रीजनेबल एश्योरेंस है, रीजनेबल एश्योरेंस है कि हम इसके रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन पूरी कर लेंगे। रसीट्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट ऑफ इटसेल्फ कंक्लूसिव एविडेंस, ये नहीं कि पैसे आ गए तो हाँ बस बात बन गई, आप कोई दिक्कत नहीं, अब जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करते तोड़ो, जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कहते कोई ये कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि आपके पास पैसे आ गए तो आप इनकम रिकॉग्नाइज कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव तो हो ही गई है, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव तो हो गई है, कौन सी टेंशन है, किसका कोई अपना डर भय है किसी चीज का, कोई डर भय नहीं है, चलने दो, ठीक है जी। नहीं, कहते कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होना ही, द कंडीशन अटैच टू इट हैव बीन और विल बी फुलफिल्ड, ठीक है जी, या तो फिर फुलफिल हो गई है या फिर हो जाएंगी, ये आपको रिजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है जी। रिजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए कि ग्रांट से संबंधित जो शर्तें हैं वो पूरी हो जाएंगी या हो गई हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया रिकॉग्नाइज कब करना है। अब आते हैं बच्चों नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट। पहले हमने पढ़ा गवर्नमेंट ग्रांट कितने तरीके की होती है, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट दो पढ़ी हमने, एक मॉनिटरी एक नॉन मॉनिटरी, एक मॉनिटरी एक नॉन मॉनिटरी। फिर हमने पढ़ा अकाउंटिंग,
अकाउंटिंग अकाउंटिंग दो अप्रोच, एक कैपिटल अप्रोच, एक इनकम अप्रोच, ठीक है। फिर उसके बाद रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज किस तरीके कब करना है, कब रिकॉग्नाइज करना है, दो शर्तें पूरी होने पर, ठीक है। अब आते हैं जी, जो हमने ग्रांट्स पढ़ी, कैपिटल ग्रांट, सॉरी अपना मॉनेटरी ग्रांट, नॉन मॉनेटरी ग्रांट। अब पहले बात करते हैं नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर। नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती हैं? गवर्नमेंट ग्रांट्स में टेक द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट्स सच एज लैंड और अदर रिसोर्सेज, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ठीक है जी, इक्विपमेंट्स हो गए, आईटी रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। इस तरीके के रिसोर्सेज जो है वो नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स है। नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स है जो सरकार की तरफ से एसेट्स आपको दी जा रही है। अब ये कौन कौन सी है जी नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स? गिवन एट कंसेशनल रेट्स और सच एसेट रिकॉर्डेड एट एक्विजिशन कॉस्ट। अब देखिए, नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट, नॉन मॉनेटरी ग्रांट जो है मतलब फिक्स एसेट के रिलेटेड, आपको दो तरीके हो सकते हैं। या तो फिर जैसे मैंने आपको बोला कंसेशनल रेट पे, कंसेशनल रेट पे मतलब कि 20 लाख रुपए की एसेट थी, सरकार ने 5 लाख डिस्काउंट पे आपको दे दी, ठीक है जी। आपने सरकारी संस्था से खरीदी, वो एसेट की जो मार्केट वैल्यू है नॉर्मली कितने की है, 20 लाख रुपए की है। सरकार की तरफ से मदद, जैसे मैंने बोला कि आपने पीएनबी से, पंजाब नेशनल बैंक से, सरकारी बैंक जो है उससे 20 लाख का लोन, 10 लाख का लोन लिया, सरकार ने 2,50,000 रुपीज आपको माफ कर दिए, है ना। अब यही मान लीजिए, यही सिचुएशन अगर बिजनेस एंटरप्राइज के केस में होती, बिजनेस एंटरप्राइज ने 10 लाख की एसेट खरीदी, बिजनेस एंटरप्राइज ने 10 लाख की एसेट खरीदी। अब उस 10 लाख की एसेट के लिए सरकार ने 2.5 लाख रुपए माफ कर दिए, उस 10 लाख की एसेट के लिए सरकार ने 2.5 लाख रुपए माफ कर दिए। दैट इज कॉल्ड गिवन एट कंसेशनल रेट। एसेट जो सरकार ने दी है वो किस पे दी है, कंसेशनल रेट पे दी है, फ्री में नहीं दी, ठीक है ना। तो क्या होगा, 10 लाख रुपए की एसेट थी माइनस कंसेशन कितना है, 2,50,000। तो कहते हैं इस केस में हम लोग पहला तरीका ये होता है कि एक्विजिशन कॉस्ट पे हम वो एसेट रिकॉग्नाइज कर दें, ठीक है जी। दूसरा, नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स या एसेट्स गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट आर रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू क्या हो सकता है, 1 रुपये हो सकता है, 10 रुपये हो सकता है, 100 रुपये हो सकता है, ठीक है ना। मतलब क्या है, एक तो हो गया कंसेशनल रेट पे, सस्ते दाम पर, मतलब कम प्राइस पे, जैसे मैं बोल रहा था आपको कि यूपीए के कांग्रेस के टाइम पे, कांग्रेस प्लस अलायंस गवर्नमेंट के टाइम पे सिलेंडर जो 800 रुपए का सिलेंडर होता था, गैस सिलेंडर जो होता था, हमें डिस्काउंट करके 300 रुपए का, 300 समथिंग का मिलता था, ठीक है जी। फिर एनडीए गवर्नमेंट आई, ठीक है, उन्होंने क्या किया, स्कीम सिस्टम चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया, दूसरा तरीका कर दिया, सब्सिडी जो थी वो हटा दी, वो सीधे ही आपके बैंक अकाउंट में आनी शुरू हो गई, ठीक है। तो वो पहले क्या होता था, आपको कंसेशनल रेट पे मिलता था। कंसेशनल रेट में क्या होता था, वही आपको 800 वाली चीज 300 में मिल गई, 500 पे आपको कंसेशन हो गया। तो आपने एसेट एक्सपेंसेस या फिर एसेट की कॉस्ट बोल सकते हो, नेट नेट करके, मतलब नेट एक्विजिशन कॉस्ट पे जितनी की आपको पड़ी, जैसे मैंने बोला कि 10 लाख रुपए की एसेट 2.5 लाख रुपए सरकार ने आपको गवर्नमेंट असिस्टेंस दे दी, ठीक है। तो 7,50,000 की आपने एसेट वो रिकॉग्नाइज कर दी। दूसरा, आपको सारी की सारी एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे दी, 10 लाख की एसेट एज इट इज आपको दे दी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वो नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड हो जाएगी। नॉमिनल वैल्यू क्या हो सकती है, 1 रुपया, 10 रुपए, 100 रुपए। अब देखिए ना, एसेट तो आई है आपकी किताबों में, लैंड अकाउंट डेबिट, मान लीजिए प्लांट मशीनरी अकाउंट डेबिट तो हुआ है, ठीक है, आप यूज भी कर रहे हो उसको, पर टू बैंक कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है जी। तो कुछ तो वहां पे रिकॉग्नाइज करना होगा कि हाँ हमारे पास ये वाली एसेट है, तो फिर वो कितने में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नॉमिनल वैल्यू। तो भैया हाँ, बस बताने के लिए कि हाँ, ब्रैकेट में लिखेंगे एज गवर्नमेंट ग्रांट, रिसीव्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है जी। तो नीचे कंडीशन, नोट्स टू अकाउंट में नोट कंडीशन भी बताई जाएंगी कि ये शर्तों के तहत, टर्म्स एंड कंडीशन के तहत हमें सरकार की तरफ से ये एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, ठीक है जी। सिंपल है, याद रखना, नॉन गवर्नमेंट ग्रांट जो है
नॉन मॉनेटरी ग्रांट जो है दो तरीके से होती है। पहली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई आपको, तो फिर हम जो बिल्कुल फ्री में हमें एसेट मिली है उसको हम या तो फिर सॉरी एक ही तरीका है, नो जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिली है उसको हम बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ किस पे रिकॉर्ड करेंगे, नॉमिनल वैल्यू पे, या तो फिर 1 रुपये, 10 रुपये या 100 रुपये। ठीक है। जो कंसेशनल रेट पे मिली है वो क्या है, जो भी नेट एक्विजिशन कॉस्ट है उस पर हम रिकॉग्नाइज करेंगे, जो नेट एक्विजिशन कॉस्ट है उस पर रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट्स रिलेटिंग टू द स्पेसिफिक फिक्स एसेट। ठीक है, ये तो हम ओवरऑल बता रहे थे कि कंसेशनल सस्ते दाम पे मिली, 100 वाली चीज 75 में मिली, 75 में मिली, तो का क्या होगा, पूरी की पूरी एसेट 100 रुपए की एसेट सारी की सारी फ्री में मिल गई। ठीक है, जीरो पेमेंट पे मिली, तो क्या होगा, अब ग्रांट जो मिली है हमें उसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है अपनी बुक्स में। ठीक है जी। grants relating to the specific fixed assets are the government grants whose primary condition is that enterprise qualifying for them should purchase, मिलेगी परचेज ही वही एंटरप्राइज कर सकती है जो क्वालिफाई कर चुकी है कंडीशन। ठीक है, जो करेगी कंडीशन जो उसके साथ रिलेटेड। ठीक है, शुड परचेज कंस्ट्रक्ट या अदरवाइज एक्वायर सच एसेट। ठीक है जी। एक एंटरप्राइज जो क्वालिफाई है उस एसेट के लिए उसको क्या है, परचेज कर सकती है, वो कंस्ट्रक्ट कर सकती है, या फिर दूसरे तरीके से एक्वायर कर सकती है सच एसेट्स। अदर कंडीशन में ऑल्सो बी अटैच रिस्ट्रिक्टिंग द टाइप और लोकेशन ऑफ द एसेट्स और द पीरियड ड्यूरिंग विच दे आर टू बी एक्वायर और हेल्ड। कहते जो अदर कंडीशन है वो क्या है, अदर कंडीशन भी अटैच हो सकती है, मे ऑल्सो बी अटैच रिस्ट्रिक्टिंग द टाइप, कि भाई किस टाइप की एसेट या किस टाइप की एंटरप्राइज को मिलेगी। एक ये जो सरकार की तरफ से ग्रांट है ये किस टाइप की एंटरप्राइज को मिलेगा, या कौन सी लोकेशन, जैसे मैंने आपको बोला कि सरकार कहती है कि इन लोकेशंस पर, मान लीजिए एमपी के इन जिलों में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में, इन शहरों में जो भी एंटरप्राइज लगाएगा, ये वाली एंटरप्राइज लगाएगा स्पेसिफिक, मान लीजिए कोई भी XYZ, ठीक है, स्किल इंडिया वाले कॉन्सेप्ट लगाएगा, तो उनको क्या है, जो भी एसेट्स वो लगाएंगे सरकार की तरफ से ये मदद दी जाएगी। ठीक है जी, इतने परसेंट उनको असिस्टेंस दी जाएगी, ये जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे एसेट्स में। ठीक है जी, वो क्या हुआ, लोकेशन ऑफ द एसेट के अकॉर्डिंग हुआ, ये एसेट कौन सी लोकेशन पर लगाई जा रही है, रिमोट एरिया में लगाई जा रही है, अर्बन एरिया में लगाई जा रही है, उसके अकॉर्डिंग भी होगा। और द पीरियड ड्यूरिंग विच, और समय पीरियड भी हो सकता है, समय भाई इस टाइम से लेकर, अगर इस टाइम के, अब जैसे आपने इनकम टैक्स में देखा होगा कि ज्यादातर जो होता है वो टाइम बेसिस होता है, पीरियड बेसिस होता है, कि इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में अगर आप ये करते हो, ठीक है, तो आपको ये सरकार की तरफ से ग्रांट मिलेगी। और जैसे आपने देखा होगा दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ई व्हीकल के ऊपर पॉलिसी बनाई गई कि आप ई व्हीकल परचेज करिए तो सरकार आपको असिस्टेंस देगी, आपकी दिल्ली में जो भी ई व्हीकल परचेज करेगा, ठीक है, ई रिक्शा है, ई बाइक है, ई स्कूटर है, ठीक है, जो भी आ चुके हैं मार्केट में वहां पर। ठीक है, तो परचेज करने पर सरकार की तरफ से जो दिल्ली का रहने वाला है, ठीक है, उसको क्या है, क्या दिया जाएगा, असिस्टेंस दी जाएगी, मदद की जाएगी। ठीक है, तो वो क्या है, वो एसेट्स इसलिए है, पीरियड के बेस पे उन्होंने पीरियड भी तय किया है, इस पीरियड से इस पीरियड का टारगेट है, इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में जिन्होंने भी ई व्हीकल परचेज किए हैं उनको ये ग्रांट मिलेगी। ठीक है ना। अब देखिए प्रेजेंटेशन करने का दो मेथड है, जो स्पेसिफिक फिक्स एसेट के लिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई प्लांट एंड मशीनरी है, कोई ई व्हीकल है, ठीक है ना, इनके लिए सरकार की तरफ से जो आपको ग्रांट मिल रही है, किसी फिक्स एसेट के लिए मिल रही है, किसी मशीनरी के लिए मिल रही है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करने का, बुक्स में रिकॉग्नाइज करने के दो मेथड है। ठीक है जी। अब दोनों मेथड चलिए देखते हैं, पहले मेथड नंबर 1। ठीक है जी, मेथड नंबर 1 क्या कहता है, अब मैं आपको दोबारा एक बार बोल देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। अब देखिए रेवेन्यू ग्रांट थी,
हमारी जो ग्रांट थी, सॉरी मॉनेटरी ग्रांट, एक नॉन मॉनेटरी ग्रांट। नॉन मॉनेटरी ग्रांट अपना चल रहा है, नॉन मॉनेटरी ग्रांट चल रहा है, ठीक है जी। नॉन मॉनेटरी ग्रांट में हमने दो चीजें पढ़ी, एक फ्री ऑफ कॉस्ट एसेट मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट जब मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट पे जो मिलती है, तो फिर हम उसको रिकॉग्नाइज किस तरीके से करते हैं, उसको हम तरीके रिकॉग्नाइज करते हैं या फिर कॉस्ट पे, सॉरी नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, 1 रुपये, 10 रुपये या 100 रुपये, ठीक है जी, करेक्ट है। एक होती है कंसेशनल रेट पे आपको ग्रांट एसेट, आपने जो ली परचेज करी है वो कंसेशनल रेट पे सरकार से परचेज करी है, ठीक है जी। तो उस केस में क्या हुआ, एसेट हम रिकॉग्नाइज करते थे नेट एक्विजिशन कॉस्ट पे, ठीक है जी। अब उसी चीज के दो मेथड्स हैं कि उस इनकम को, उस एसेट्स को, ग्रांट को बुक्स में किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है। एग्जांपल ले लीजिए कि मशीनरी है 10 लाख रुपए की, सरकार की तरफ से 2,50,000 रुपए की ग्रांट मिली है। अब वो 10 लाख, 2,50,000 दोनों अब किस तरीके से रिकॉग्नाइज करनी है किताबों में। मेथड नंबर 1, ठीक है, ग्रांट इज शोन एज ए डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट कंसर्न इन अराइविंग एट बुक वैल्यू। जैसे मैंने आपको बोला, बुक वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी थी, 10 लाख। सरकार की तरफ से ग्रांट कितने की मिली, 2,50,000 की। तो नेट एक्विजिशन कॉस्ट होगी ना ये कितने, 7,50,000 की। नेट एक्विजिशन कॉस्ट कितने की हो गई, 7,50,000 की हो गई। तो मतलब क्या है, मेथड 1 के अकॉर्डिंग जो एसेट रिकॉग्नाइज होगी वो नेट एक्विजिशन कॉस्ट पे, दैट इज कॉल्ड, यू मे कॉल्ड बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस गवर्नमेंट ग्रांट। सिंपल है जी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई ट्रिकी, कोई अपना ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि सोचने की जरूरत पड़े, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत पड़े। नंबर 2 बात करते हैं बच्चों, ग्रांट इज thus recognized in the profit and loss account over the useful life of a depreciable asset by way of reduced depreciation charge। अब ये जो 2,50,000 रुपए हैं, ये जो 2,50,000 रुपए हैं, ध्यान से पढ़िएगा, रिकॉग्नाइज होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। जो भी एसेट की लाइफ है उसमें बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन चार्ज, जिस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज की जा रही है उसी तरीके से एसेट की लाइफ में चार्ज किए जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से चार्ज किए जाएंगे, मतलब इनकम टू क्रेडिट टू द इनकम स्टेटमेंट होंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होंगे, ठीक है जी। यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट के अकॉर्डिंग और बाय वे ऑफ रिड्यूस डेप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है जी। मतलब जो 2.5 लाख रुपए जो गवर्नमेंट ग्रांट होगी, जो आपने लेस करी है, ठीक है, एसेट की कॉस्ट में से, उसको आप लोग इनकम क्या करोगे, ग्रांट इज दस रिकॉग्नाइज्ड P&L ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट बाय वे ऑफ रिड्यूस डेप्रिसिएशन चार्ज। अब इसमें हुआ क्या, पहले डेप्रिसिएशन लगनी थी कितने के ऊपर, 10 लाख के ऊपर। पहले डेप्रिसिएशन लगनी थी 10 लाख, मान लीजिए यार, लेट कीजिए एसेट की लाइफ कितनी है, 5 साल, ठीक है, साल बाई वैल्यू 0 मान लीजिए, तो 10 लाख डिवाइड बाई 5, सिंपल हो गया कितना, 2 लाख रुपए पर ईयर डेप्रिसिएशन होगी। एनुअल डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए हो गई, ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए हो गई। अब ठीक है, अब आपकी जो एसेट की वैल्यू हो चुकी है वो कम होकर कितनी हो चुकी है, 7,50,000 हो चुकी है। अब डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी इसकी, 1,50,000 हो जाएगी। अब एसेट की जो डेप्रिसिएशन है वो 1,50,000 हो गई। 7,50,000 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1,50,000। अब देखिए पहले एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी लग रही थी, 2 लाख रुपए। अब कितनी लग रही है, 1,50,000 रुपए। तभी वो बोल रहे हैं ग्रांट P&L में रिकॉग्नाइज हो जाएगी ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन चार्ज, बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन चार्ज। जो कम डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर रहे हैं, देखो पहले हमने खर्चा डालना था 2 लाख का,
पहले हमने एक्सपेंसेस डालना था 2 लाख का, अब हम एक्सपेंसेस कितने का डाल रहे हैं, 1.5 लाख का डाल रहे हैं, तो 50,000 रुपये का खर्चा कम हो गया। 50,000 रुपये का खर्चा कम हो गया, 50,000 रुपये की इनकम बढ़ गई। ठीक है ना, तो सिंपल हो गया, आपकी इनकम जो है ऑटोमेटिकली 50,000 रुपये बढ़ गई। तो जो गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज हो रही है, किस तरीके से हो रही है, डेप्रिसिएशन कम करके रिकॉग्नाइज हो रही है, डेप्रिसिएशन कम करके रिकॉग्नाइज हो रही है। ठीक है ना, आपका काम ही बड़ा मजेदार कर दिया, बड़ा ही आसान कर दिया। ठीक है ना, बड़ा ही आसान कर दिया कि ये एग्जाम्पल को याद रखना, क्योंकि जब हम आगे चलेंगे तो बहुत काम आने वाली है यही एग्जाम्पल ही आपको। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, वेयर द ग्रांट इक्वल्स टू द होल। मैं पहले बोल चुका हूं, वही 10 लाख की एसेट है, 10 लाख की ग्रांट होगी, तो फिर वो किस पे रिकॉर्ड हो जाएगी, नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड हो जाएगी, मतलब 10 रुपए, 1 रुपए, 100 रुपए। ठीक है, एसेट इज शोन एज बैलेंस शीट एट नॉमिनल वैल्यू। ठीक है जी, मेथड 1 में सिंपल क्या है, जो गवर्नमेंट ग्रांट होगी वो सीधा ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगी एसेट की कॉस्ट में से, एसेट की कॉस्ट में से। तो देखा जाए वो एज ए इनकम रिकॉग्नाइज हो रही है बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन, बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन, याद रखिएगा। ठीक है जी, चलिए अब दूसरा मेथड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, याद रखिएगा, पिछला जो हमने एग्जांपल लिया था। अब देखिए मेथड 2, अब दोनों में से अल्टरनेटिव है, सेकंड अल्टरनेटिव है ये। पहला अल्टरनेटिव आपको बहुत मजेदार लगा, बहुत आसान लगा। ठीक है, कुछ भी ट्रिकनेस नहीं थी यहाँ पे, ट्रिकी नहीं था पॉइंट कि आपको वहां पर सोचने की जरूरत पड़े, दिमाग लगाने की जरूरत पड़े। ग्रांट्स रिलेटिंग टू द डेप्रिशिएबल एसेट्स, डेप्रिशिएबल जो एसेट्स है उसके रिलेटेड जो ग्रांट होती है, ट्रीट कर ली जाएगी एज डेफर्ड इनकम। उसको क्या है, सेकंड मेथड में अलग तरीके से इनकम उसको शो कर लो, डेफर्ड। डेफर्ड समझते हो ना, जो रोक के जब की जाएगी, वही धीरे धीरे इन फ्यूचर में रिकॉग्नाइज होगी P&L में, which is recognized in the P&L on systematic and rational basis over the useful life of asset। ठीक है जी, सिस्टमैटिक बेसिस पर या रैशनल बेसिस पर, मतलब प्रॉपर तरीके से बुक्स में रिकॉग्नाइज की जाएगी एज एन इनकम। ठीक है जी, ये नहीं कि सीधा ही, पहले मेथड में हमने क्या किया, पहले मेथड में सीधा ही एसेट की कॉस्ट में से लेस किया और डेप्रिसिएशन जो है वो नेट फिगर के ऊपर लगनी शुरू हो गई। अब इस केस में क्या हुआ, ग्रांट को साइड पे रखा हमने, उसको क्या नाम दे दिया, डेफर्ड इनकम, को नाम दे दिया डेफर्ड इनकम। अब कहते हैं जो ग्रांट रिलेटिंग टू द नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, पहले हम बात कर लेते हैं सॉरी इसकी। अब देखिए हमने क्या किया, 10 लाख रुपए की, वही एग्जांपल है पिछली, 10 लाख रुपए की एसेट खरीदी, 2.5 लाख रुपए की ग्रांट मिली, 10 लाख की एसेट मिली, 2.5 लाख की ग्रांट, एसेट खरीदी, 2.5 लाख की ग्रांट मिली। तो पहले मेथड में था हमने 10 लाख माइनस 2.5 लाख किया, 7,50,000 बुक्स में बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉग्नाइज कर दिया, और 2.5 लाख रुपए तो गुम ही हो गया। गुम क्यों हो गया, क्योंकि हमने सीधा ही लेस करके वैल्यू 7,50,000 रिकॉर्ड कर दी। तो डेप्रिसिएशन जो है 7,50,000 के ऊपर ओवर द यूजफुल लाइफ लगती गई, लगती गई, लगती गई, जब तक जीरो नहीं हो गई। उसके बाद सेकंड मेथड में हम लोग आए, सेकंड मेथड में हमने क्या किया, तरीका चेंज कर दिया। तरीका क्या चेंज कर दिया, बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू कितनी रिकॉग्नाइज हुई, 10 लाख। बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू कितनी रिकॉग्नाइज हुई, 10 लाख, क्योंकि एसेट खरीदी कितने की है, 10 लाख की। जो 2.5 गवर्नमेंट ग्रांट मिली 2.5 लाख रुपए की, 2,50,000 की, उसको हमने इनकम साइड शो कर दिया एज ए डेफर्ड इनकम, सॉरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो कर दिया एज ए डेफर्ड इनकम। क्यों डेफर्ड इनकम शो किया, क्योंकि वो इनकम 2,50,000 रुपए कह रहे हैं, यहाँ पे मानना है कि वो 1 साल का नहीं है, वो 5 साल का है। जब इनकम 5 साल की है तो आप 1 साल क्यों दिखा रहे हो, एग्जैक्टली शो क्यों, डायरेक्ट क्यों शो कर रहे हो। तो इनका मानना ये है कि जो 2,50,000 रुपए है वो सिस्टमेटिक बेसिस पर, रैशनल बेसिस पर 5 साल में शो किया जाएगा। ठीक है, 5 साल में शो किया जाएगा। तो हमने क्या किया, मान लीजिए 2,50,000 रुपए जो मिले थे वो 5 साल में हम लोगों ने डिवाइड कर दिए।
तो क्या होगा, ये 50,000 रुपये हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड इनकम में शो होता जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। अब मान लीजिए पहले साल एसेट की वैल्यू कितनी थी, 10 लाख, उसकी लाइफ वही 5 साल ही है, तो 2 लाख रुपये डेप्रिसिएशन हो गई, 2 लाख रुपये डेप्रिसिएशन हो गई, तो एसेट की वैल्यू कितनी बच गई है आफ्टर डेप्रिसिएशन, 8 लाख रुपये। बैलेंस शीट की एसेट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड आपकी एसेट कितने की आ गई, 8 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए की एसेट आ गई। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड डेफर्ड इनकम कितने की थी, 2,50,000 रुपए की। ठीक है, उसमें से 50,000 रुपये अपनी इस साल रिकॉग्नाइज कर दी, तो कितनी बच गई, 2 लाख रुपए। 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए क्या हो गया आपका, 8 लाख रुपए एसेट की वैल्यू हो गई आफ्टर डेप्रिसिएशन, दैट इज कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू। और 2 लाख रुपए आपका क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपए आपकी क्या हो जाएगी, डेफर्ड इनकम, जो 4 सालों में अगले रिकॉग्नाइज होगी। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन आ जाएगा डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड आ जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट कितने की, 50,000 रुपए की। ठीक है जी, ये तरीका है। दोबारा बोलो एक बार, एसेट 10 लाख की थी पहले साल, अब पहले ही साल कंप्लीट होने पर एसेट 10 लाख की थी, माइनस डेप्रिसिएशन 2 लाख, कितने की हो गई, एसेट की वैल्यू 10 लाख माइनस 2 लाख, 8 लाख पे हो गई। ठीक है, और लाइबिलिटी साइड गवर्नमेंट ग्रांट, डेफर्ड रेवेन्यू गवर्नमेंट ग्रांट आ जाएगा, डेफर्ड इनकम। ठीक है, कितने की, 2,50,000 थी, उसमें से 50,000 तो हमने, 50,000 तो हमने पीएनएल में शो कर दी, 50 रुपये पीएनएल में आ जाएगा। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड डेफर्ड इनकम कितना आ जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू गवर्नमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख रुपए आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेबिट साइड 2 लाख रुपए, क्रेडिट साइड डेफर्ड रेवेन्यू गवर्नमेंट ग्रांट 50,000 रुपए। ठीक, चलिए सेकंड पे चलते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू द नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। पहले हम बात कर रहे थे डेप्रिशिएबल एसेट के बात और संदर्भ में, ग्रांट रिलेटिंग टू द नॉन डेप्रिशिएबल एसेट आर क्राइटेरिया टू द कैपिटल रिजर्व। बिल्कुल सिंपल हो गया यहाँ पर कि आपको जो ग्रांट है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, मान लीजिए लैंड के लिए, लैंड के लिए आपको ग्रांट मिली है, तो सीधा ही क्या हो जाएगा, वो क्रेडिटेड कर दी जाएगी कैपिटल रिजर्व को अंडर दिस मेथड, इस मेथड में। ठीक है जी, अब जो देखिए ना, अगर मेथड 1 में आती है, मेथड 1 में तो बड़ा सिंपल हो गया, मेथड 1 में तो चाहे आपकी डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट है, चाहे नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट है, 100 रुपए की एसेट, 100 रुपए की एसेट आपको 75 में आपने खरीदी है, तो 75 पे रिकॉग्नाइज हो जाएगी, सीधी सी बात है, चाहे वो डेप्रिशिएबल हो चाहे वो नॉन डेप्रिशिएबल हो। अब जब नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट आपको ग्रांट मिली है, ठीक है ना, वहां पर जो मेथड 1 था, मेथड 1 में तो 100 रुपए की एसेट कितने में शो होती थी, 100 रुपए की एसेट कितने में शो होती थी, 75 में, 75 में, जितने की मतलब लेस करने के बाद, दैट इज कॉल्ड नेट एक्विजिशन कॉस्ट। मेथड 1 में जो गवर्नमेंट ग्रांट थी वो नेट एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती थी, मेथड 2 पे कितने पे रिकॉर्ड हो रही है, 100 पे ही रिकॉर्ड हो रही है। मान लीजिए गवर्नमेंट ग्रांट कितनी थी, 25 रुपए थी। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट 25 रुपए थी, अब बैलेंस शीट में वो एसेट तो कितने की शो हो रही है, 100 की हो रही है। ठीक है, 100 की हो रही है, किसमें, मेथड 2 में, मेथड 2 में बात कर रहा हूँ अब मैं। ठीक है, अब ये जो 25 रुपए की ग्रांट मिली थी, अब इस 25 रुपए की ग्रांट को कहाँ पे हम लोग शो करेंगे, कैपिटल रिजर्व में शो करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे डेफर्ड इनकम हम लोग शो करते हैं, एज देयर इज यूजुअली नो चार्ज टू इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एसेट। ठीक है जी, इनकम के तौर पे हमने नहीं चार्ज किया इस एसेट को, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये नॉन डेप्रिशिएबल है, इस एसेट की वैल्यू थोड़ी ना कम होनी है, इस एसेट की वैल्यू थोड़ी ना डेप्रिशिएट होनी है, इसलिए इसको हमने क्या किया, कैपिटल इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग चले हम लोग, कैपिटल अप्रोच के अकॉर्डिंग चले। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, चार्ज टू द शेयर होल्डर फंड कर दिया।
ठीक है जी। कैपिटल रिजर्व किसको जाता है, शेयर होल्डर फंड को ही जाता है। ठीक है जी। इफ ए ग्रांट रिलेटिंग टू द नॉन डेप्रिशिएबल एसेट requires the fulfillment of certain obligation, the grant is credited to the income over the same period over the while the cost of meeting such obligation is charged to the income। ठीक है जी। रिपीट है जी, ये चीज पहले पढ़ चुके हैं। अगर कोई उसके साथ कंडीशंस है, ऑब्लिगेशंस हमें फुलफिल करनी है, तो ग्रांट इनकम इनकम में मतलब क्रेडिट हो जाएगी ओवर द सेम पीरियड ओवर विच द कॉस्ट ऑफ मीटिंग सच ऑब्लिगेशन इज चार्ज टू द इनकम। ठीक है जी। चलिए अब आते हैं बच्चों रेवेन्यू ग्रांट के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने कौन सी कैपिटल ग्रांट करी, कौन कौन सी, डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर। ठीक है, फटाफट एक बार रिकॉल करते हैं डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर। अब जो पहले बात करते हैं डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर। डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट जो ग्रांट हमें मिलती है, या तो फिर पूरी कंप्लीट वैल्यू हो सकती है। कंप्लीट वैल्यू कैसे हो सकती है, 100 रुपए की एसेट है, 100 रुपए की ग्रांट मिलेगी, तो उस केस में एसेट किस पे होगी, चाहे वो मेथड 1 हो चाहे वो मेथड 2 हो, तो किस पे होगी, नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड हो जाएगी। नॉमिनल वैल्यू पे ही रिकॉर्ड हो जाएगी। नॉमिनल वैल्यू कितनी, 1 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये। ठीक है, ये कौन सा केस है, जब डेप्रिशिएबल एसेट या नॉन डेप्रिशिएबल एसेट दोनों की, मान लीजिए आप कोई भी, आपको ग्रांट मिली है इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ एसेट मिली है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट आपको ग्रांट मिली, डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट आपको ग्रांट मिली है, तो उस केस में क्या होगा, नंबर 1 मेथड 2 है यहाँ पर। पहला मेथड है, पहले मेथड में हम लोग नेट एक्विजिशन कॉस्ट पे एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, और जो गवर्नमेंट ग्रांट है एज एन इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इसके बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन, बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन। जैसे कि एसेट की जो वैल्यू है माइनस गवर्नमेंट ग्रांट, तो नेट एक्विजिशन कॉस्ट हमने अपनी जेब में से पे किया, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉग्नाइज हो जाएगा, उसी के ऊपर ही हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे थे हम, ये हम बात कर रहे थे डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर गवर्नमेंट ग्रांट के लिए। दूसरा मेथड डेप्रिशिएबल एसेट के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ग्रांट है। अब इस केस में क्या होगा, एसेट ग्रॉस वैल्यू पे बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करेगी, डेप्रिसिएशन उस ग्रॉस वैल्यू के ऊपर चार्ज होगी, और जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो एज ए डेफर्ड इनकम शो की जाएगी बैलेंस शीट में और इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है जी, ओवर द लाइफ ऑफ एसेट्स। ठीक है जी, जो भी एसेट की लाइफ है उस लाइफ में ही गवर्नमेंट ग्रांट को एज एन इनकम रिकॉग्नाइज किया जाएगा, सिस्टमेटिक बेसिस पर, एक रैशनल बेसिस पर। ठीक है जी, करेक्ट है। चलिए, ये हमारा कौन सा था, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट था। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट का बड़ा ही सिंपल फंडा है। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के केस में नंबर 1 पूरी की पूरी आपको नॉन डेप्रिशिएबल एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है, फिर तो वो नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉग्नाइज हो जाएगी। ठीक है जी, नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉग्नाइज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पैसा आपका गया ही नहीं कुछ। दूसरा, आपको अगर अगर आपको कंसेशनल रेट पे मिली है, तो जो एसेट है वो एक्विजिशन कॉस्ट पे आ जाएगी, और एसेट जो है एक्विजिशन कॉस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू पे। और जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में चार्ज कर देंगे। ठीक है जी, क्या कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में शो कर देंगे, मतलब शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट बना देंगे।